नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। ये भी उसी समय की है जब मैं डीआईजी रेंज बरेली हुआ करता था। आज का जनपद है शाहजहांपुर और थाना है पुआया। गांव का थाना है पुआया, ग्रामीण क्षेत्र का। 7 अप्रैल को सुबह कोई 4:30 बजे गांव चक उदन की एक महिला मुन्नी देवी, वाइफ ऑफ विजय प्रताप, ये थाने पर आई और थाने पर जो डे अफसर थे उनको बताया कि मेरी माताजी, जिनकी उम्र करीबन 75 साल है, पिछले 2 वर्ष से मेरे साथ रह रही थीं। मेरे घर में आने जाने वाला जो बरामदा है, जो गैलरी है, उसमें रोज की तरह सोई हुई थीं। लेकिन आज सुबह करीबन 4 बजे के आसपास मैं उनको देखने गई तो उनका बिस्तर अस्त व्यस्त था और वो अपने बिस्तर पर मृत यानी मरी हुई पड़ी हुई हैं। मैंने हल्ला किया, आसपास पड़ोसियों को बुलवाया कि इनको हॉस्पिटल ले चला जाए, लेकिन सभी ने देखकर ये बताया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। गंभीर घटना थी। डे अफसर ने तुरंत जसवीर सिंह, जो एसएचओ थे उस थाने के, उनको जाकर भीतर इत्तला की कि हत्या की एक सूचना आई है। वो बेचारे तुरंत वर्दी पहनकर आए, मुन्नी देवी से बात की, पूरी बात समझी और उन्होंने कहा कि आप तहरीर एक लिख दीजिए, एफआईआर अभी हम करा देते हैं और तब तक आप मेरे साथ चलिए, मैं देखता हूं क्या वाकया है। मुन्नी देवी ने बताया कि मैं गांव के ही एक हम लोगों के पड़ोसी हैं, पढ़े लिखे हैं, उनसे मैंने घटना लिखवा ली है, मैं तहरीर लेकर आई हूं। जसवीर सिंह ने फौरन उस तहरीर पर एफआईआर के आदेश किए और मुन्नी देवी को लेकर घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। घटनास्थल थाने से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर था। मुकदमा कायम हो गया। क्राइम नंबर 261/19, धारा 302 यानी हत्या की धारा बनाम अज्ञात अभियुक्त, यानी अज्ञात व्यक्तियों ने वादी या वादिनी की मां की हत्या की है। इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वादिनी का शव मकान के बाहर और भीतर जाने और आने वाले गलियारे में पड़ी हुई एक खाट पर पड़ा हुआ है। उनकी मृत्यु हो चुकी है, इसमें कोई शंका या कोई शको शुबहा नहीं है। भीड़ काफ़ी जमा थी। एसओपी जो फॉलो की जाती है वो फॉलो की गई। भीड़ को घटनास्थल से दूर किया गया। उधर थाने में एफआईआर के बाद सभी को सूचना दी गई। सवेरे सवेरे 4:30-5 बजे हत्या की जब सूचना आती है, घबरा के लोग उठते हैं। जो सर्किल अफसर थे, जो एसपी रूरल थे शाहजहांपुर के, और जो एसएसपी को भी सूचना इसकी दी गई। सीओ सबसे पहले आए, उसके बाद एसपी रूरल आए और सवेरा होते होते एसपी शाहजहांपुर एस चेन्नप्पा वो भी पहुंच गए। मौके को सेग्रीगेट किया गया, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। डॉग स्क्वाड से भी बहुत ज़्यादा डॉग स्क्वाड, लेकिन एक काम उसने ये किया कि वो घर में, उस गैलरी में, उसके अलावा घर के सभी कमरों में वो गया। न तो वो घर के बाहर निकला, न गांव में गया, न गांव से बाहर जाने वाले किसी रास्ते पर गया। एक बात तय हो गई कि जो कुछ भी हुआ घर के भीतर ही उसका संबंध है। ये बात लोगों ने अच्छी तरह से नोट की। जो फोर्स, जो आईओ, जो इंस्पेक्टर मौके पर गए थे, सर्विलांस वाले और फॉरेंसिक टीम भी आ गई। फॉरेंसिक टीम को कोई भी फिजिकल एविडेंस मौके से नहीं मिली, किसी तरह की कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिली। अलबत्ता उन लोगों ने देखकर यह बता दिया कि इसको गला घोंट कर मारा गया है, क्योंकि गले में दोनों तरफ नीलगू निशान पड़े हुए थे। वो भी वहां से चले गए।
मृतका के जो घर में मौजूद थे उनके सबके नंबर लेकर सर्विलांस की टीम भी चली गई। शव का पंचनामा हुआ। पंचनामा के बाद बॉडी को सील करने की कार्रवाई हुई। उसके बाद बॉडी को शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चीड़ में शव विच्छेदन गृह में या पोस्टमार्टम हाउस में वास्ते पोस्टमार्टम भेज दिया गया। पोस्टमार्टम, चूंकि ये पूरा वाकया सुबह 4 बजे से 4:30 बजे से शुरू हुआ और 12-1 बजे तक ये बॉडी वहाँ पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। इंस्पेक्टर ने बॉडी के पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया। शाम तक बॉडी भी आ गई और देर शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ थ्रॉटलिंग आया, यानी गला दबाने के कारण सांस रुकने से मृत्यु का होना पाया गया। इंस्पेक्टर ने अपनी कार्रवाई शुरू की। लोगों से पूछताछ शुरू की, घर वालों से पूछताछ शुरू की। सभी ने बताया कि पिछले 2 साल से ये अपनी बेटी के पास रह रही हैं, लेकिन ये नहीं बता पाया कोई कि ये यहाँ क्यों रह रही हैं, जबकि इनका घर गांव बरगदा, यानी इनका जो मायका है वो गांव बरगदा, थाना बंडा का है। किसी ने ये नहीं बताया। उनसे पूछा गया तो उनकी बेटी से कि यहाँ क्यों आई हैं ये, तो इन्होंने कहा कि साहब ये कुछ दिन पहले ये हमारे पास आई थीं और यहीं रह गईं। लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर ने लोकल सब लोगों से पूछताछ करने के बाद थाना बंडा, पास में ही थाना बंडा है, बंडा में इस गांव में जाकर आगे की विवेचना शुरू करने का निर्णय लिया। विवेचक गांव में गए। वहां पर वादिनी यानी मृतका की बेटी, मृतका की जो गांव था, जो पैतृक गांव था, तो बेटी का एक भाई, सगा भाई नन्हे वहां रहता था, अभी भी रहता है। वहां पर यह पता लगा कि जब इनके पति का देहांत हो गया, यानी वादिनी के बाप का देहांत हो गया, तो उनकी 2 औलादें थीं। एक ये लड़की जो मुकदमे की वादी है, कंप्लेनेंट है, जिसने FIR लिखाई है, और एक लड़का जो वहीं पर रहता है गांव में। किसी बात से नाराज होकर एक बार मृतका ने अपनी बेटी मुन्नी देवी को बुलवाया। वो वहां उसके पास आई। वहां से वो सीधे तहसील गई और तहसील में उसने अपनी आधी प्रॉपर्टी यानी 8 बीघे जमीन मुन्नी देवी के नाम बैनामा कर दिया, रजिस्ट्री कर दी। और वहां से वो लौट के अपने घर नहीं आई, बल्कि अपनी बेटी के घर चली गई। ऐसा मृतका के ससुराल वालों ने बताया। उसके बाद वो कभी नहीं गई और साथ ही साथ इसका बेटा भी कभी अपनी मां से मिलने वहां नहीं गया। बात तय हो गई कि प्रॉपर्टी का जो हिस्सा मृतका ने अपनी बेटी के नाम लिखा था, हो सकता है इसी की वजह से कोई ये घटना हुई हो। बड़ी लीड थी और मृत्यु का कारण यानी कत्ल का जो रीज़न है, मर्डर का जो रीज़न है, उसका कारण दिखाई दे रहा था। काफ़ी बातचीत के बाद ये बताया गया कि साहब ये तो कभी वहाँ गया नहीं, लेकिन इसके अलावा कोई और रंजिश किसी तरह की मृतका से उसकी बेटी या उसके बेटे के साथ नहीं है।
इंस्पेक्टर ने फौरन नन्हे नन्हे के बेटे कश्मीर और एक उनके यहाँ घर में काम करने वाला व्यक्ति, इन सब के नंबर ले लिए। सर्विलांस वालों को ये नंबर दे दिए। वापस लौट के जब वो वादिनी के गांव आए तो उन्होंने पूछा कि बताइए कल कौन कौन आया था। मृतका ने बताया कि मेरा भतीजा कश्मीर कल शाम को यहाँ आ गया था। सवेरे जब 4:30 बजे हल्ला हुआ तब वो मेरे घर पे ही रुका हुआ था और उसने कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है और मैं जा रहा हूँ अपने पिताजी यानी पापा को बुला के, नन्हे को बुला के ले आता हूँ। ये कह के करीबन 5:30 बजे वो यहाँ से चला गया। लेकिन अभी तक न तो वो लौटा है और न मेरा भाई आया है। भाई चूंकि प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के बाद कभी माँ से मिलने भी नहीं आया तो उसकी बात तो समझ में आती है, लेकिन भतीजा मेरा बराबर आता रहा है, फिर भी वो 5 बजे जाने के बाद नहीं लौटा। सर्विलांस वालों से कहा गया कि इसको इनके मृतका के बेटे और उसके बेटे और बाकी लोगों की लोकेशन भी देख लें। 4-5 दिन में सीडीआर जब निकल गई तो सर्विलांस वालों ने ये बताया कि वादिनी के भतीजे का लोकेशन रात में करीब 1 बजे के आसपास, वो तो था ही वहाँ पर, वहीं लोकेट हुआ, लेकिन 1 बजे के आसपास उसकी अपने पिता से 5-6 बार बात हुई है। रात में 1 बजे बात करने का न कोई तुक था न कोई कारण था, जबकि इसी जो अंदाज है मृत्यु का वो लगभग इसी समय का है, 1 से 2 के बीच में इस जो मृत्यु हुई थी मृतका की, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उल्लिखित था। हाउ ओल्ड इज द बॉडी, इस कॉलम में वो लिखा जाता है 12 घंटे, 10 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन। उस लिहाज से 1 से 1.5 के बीच में ये कत्ल होना चाहिए। और उसी समय कश्मीर अपने पिता से 5 या 6 कॉल उसकी उस समय की थी। किसी को कोई शंका नहीं रह गई। कश्मीर को बुलाया गया। पहले उसके पिता को बुलाया गया, नन्हे को, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उसने कहा साहब मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपने घर पे था और मेरा बेटा गया था अपनी बुआ से मिलने के लिए, अपनी दादी से मिलने के लिए, उनके साथ खाना भी खाया, ऐसा उसने बताया। ये पूछे जाने पर कि रात में 1 बजे तुम्हारी 4-5 बार क्या बात हुई, उसने कह दिया मैं अपनी माँ का हाल चाल लेने के लिए, मैं रात में जब फ्री हुआ तो मुझे ध्यान आया कि मेरा बेटा वहीं होगा, माँ की तबीयत कैसी है और मेरी बहन की तबीयत कैसी है, बच्चे सब कैसे हैं, ये हाल चाल जानने के लिए मैंने ही फ़ोन किया था। सिग्नल कम आ रहे थे, बार बार कट रहे थे, इसलिए कई बार मैंने भी मिलाया और मेरे बेटे ने भी मिलाया। एक्सप्लेनेशन कुछ ठीक सा लगा। ये हुआ कि अभी इससे पूछताछ करना ठीक नहीं है क्योंकि इसकी लोकेशन भी मौके पर नहीं थी। इसके लड़के की लोकेशन मौके पे थी, लिहाजा पहले उससे बात कर ली जाए। कश्मीर को बुलाया गया, पूछताछ शुरू हुई। कश्मीर की उम्र कोई 25 साल, 24-25 साल थी। सीधे तरीके से तो कोई बताने से रहा, आप सब जानते हैं। मानवाधिकार बार बार कहता है कि साहब आप किसी अभियुक्त के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, साइंटिफिक तरीके से उससे पूछताछ करिए। लेकिन घर वाले भी अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक आप बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती न करें कोई चीज़ पूछने के लिए, 10% बच्चे हो सकता है इतने लॉयल हों कि अगर कुछ गलती भी की है तो बता देंगे, लेकिन ज़्यादातर को आपको डराना धमकाना पड़ता है, तभी वो सही बात अपनी ज़ुबान पे ले आते हैं। तो अपराधी से कैसे पूछताछ हो। कल किसी ने कमेंट में, परसों भी किसी ने कमेंट में लिखा है कि साहब इस तरह से आप लोगों ने मारपीट की, ये तो मानवाधिकारों का उल्लंघन है। मैंने कहीं मारपीट का जिक्र नहीं किया है।
मैं इसीलिए आपके सामने पूछताछ की बात करता हूँ। पूछताछ के बहुत तरीके हैं, साइंटिफिक तरीके भी हैं और पुलिसिया तरीके भी हैं। कश्मीर के साथ वही किया गया। जो तरीके पुलिस के हैं उससे धीरे 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 बात आगे बढ़ाई गई। काफी देर के बाद, तमाम श्रेणियां क्रॉस करने के बाद, उसने बताना शुरू किया। उसने कहा कि दादी ने आधा हिस्सा बुआ के नाम कर दिया, बैनामा कर दिया। अगर वो चाहती या उनका वो फेयर थी या दिल की साफ थी तो बाकी हिस्से का बैनामा मेरे पिता के नाम कर देना चाहिए था। और रह वो बुआ के यहाँ रही थी। मेरे पिता को, हमको और मेरी माँ को हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं ऐसा न हो कि बाकी बची हुई ज़मीन को भी वो बुआ के नाम बैनामा कर दें। फिर हम लोगों का क्या होगा? बिना एक ही ज़मीन के गांव में सरवाइव करना मुश्किल है। ये बात बार बार मेरी माँ और मेरे पिता मुझे बताया करते थे। ये भी कहते थे कि किसी दिन देख लेना, वो उसको भी अपनी बेटी को दे देंगे। मुझे भी लगा कि ऐसा हो सकता है। फिर हमारा क्या होगा? मैंने पिता से कहा कि अगर दादी को मार दिया जाए तब तो बुआ हमारी नहीं ले पाएंगी। बोले जब वो मर जाएंगी तो क्या बैनामा उनका भूत लिखेगा? मैं समझ गया कि मेरे पिता के कहने का आशय क्या है। पहले कुछ दिन मैं ऊहा-पोह में रहा, लेकिन रोज रोज वही बात घर में होती थी। रोज रोज परेशानी की बातें किया करते थे हमारे घर वाले। मैंने अपने पिता से कहा कि आज मैं बुआ के यहाँ जाऊंगा, दादी का हाल चाल लूंगा और अगर मौका मिला तो आपकी समस्या का पूरा निदान करके ही आऊंगा। उसने कहा। मेरे पिता ने कुछ नहीं कहा, एक बार भी मुझसे नहीं कहा कि नहीं ऐसा मत करना। मैं गया, घंटों दादी से बात की। दादी ने सबका हालचाल पूछा। बुआ के पास गया, उनके साथ बैठ के खाना खाया, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। करीब 1 बजे के आसपास मैं उस गलियारे में जाकर मैंने देखा दादी सो रही हैं। वहां से किसी को भी, यानी न तो हमारी बुआ को, न उनके घर में जो और लोग हैं उनको, किसी को भी वहां से ये नहीं दिख सकता कि दादी के पास कौन कौन गया है। मैंने अपने पिता को फोन मिलाया, उनसे बहुत धीमी आवाज में बात की कि दादी सो गई हैं, खर्राटे भर रही हैं। मेरे पिता ने कहा कि ठीक है। थोड़ी देर बाद मैं बहुत नजदीक गया। मैंने एक झटके में दादी के गर्दन को दबाया और जब तक उनकी जान नहीं निकल गई मैं दबाए ही रहा। मैं जानता था कि अगर हल्का सा भी इसको मैंने ढीला किया हाथ को तो ये चिल्लाएंगी या इनके मुंह से आवाज़ निकलेगी, कोई न कोई जग जाएगा और मैं मौके पर रंगे हाथ पकड़ा जाऊंगा। इसलिए जब मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो गया, मुतमईन हो गया कि दादी मेरी मर चुकी हैं, तब मैं वहां से आकर अपनी खटिया पर, अपने बिस्तर पर लेट गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। इसी बीच में करीब 4:30 बजे के आसपास मेरी बुआ ने हल्ला करना शुरू किया। अड़ोसी पड़ोसी भी आ गए। जैसे ही उनका हल्ला हुआ मैं तुरंत उठ के नहीं गया। जब मुझे लगा कि वहां 2-4 लोग आ गए हैं तब मैं भी उठ के गया। क्या हुआ, क्या हुआ? मैंने बुआ से कहा कि बुआ मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं जा रहा हूं, पिताजी को लेके आता हूं। बुआ ने कहा ठीक। मैं थोड़ा किनारे गया। मैंने अपने पिताजी को कहा कि मेरा काम हो गया है, मैं लौट रहा हूं। फिर भी पिताजी कुछ नहीं बोले। मैं वहां पहुंच गया। मैंने उनसे कहा कि आपको भी चलना चाहिए। उनका नहीं, मैं नहीं जाऊंगा।
कश्मीर ने कहा ठीक है, शाम को, अभी तो बॉडी पुलिस वाले ले गए हैं, शाम को बॉडी आएगी तो मैं एक बार सोच रहा हूँ हो आऊँ। मेरे बाप ने कहा जो तुम्हारी मर्जी हो। उसी दिन यानी 2 मई 2019 को कश्मीरा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। लोगों के बयान, कब वो आया था, कब वो गया, क्या कह के गया, क्या कह के आया था, इतनी देर उसने कहाँ व्यतीत की, सारे बयान उसके नोट कर लिए गए। फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा कर ली गई, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट कर ली गई और सारी एविडेंस के साथ 6 मई, 2 मई को ये गिरफ्तारी हुई, 6 मई को चार्जशीट नंबर 242/19 पर ये सारे केस डायरी, सारे कागजात, सारे साक्ष्य, सारे सबूत अदालत में दाखिल कर दिए गए। आज की घटना देखिए, मृतका के पति का देहांत हो गया। उसकी 2 औलाद थी, बेटा नन्हे, बेटी मुन्नी। सामाजिक नियम और रवायत यह है कि पति के मरने के बाद पत्नी या पत्नी के मरने के बाद पति तो वैसे भी अपने घर में ही रहता, लेकिन पत्नी के लिए ऑप्शन है कि बेटी के यहाँ जाए कि बेटे के यहाँ जाए। लेकिन सामाजिक रूप से जो सामाजिक नियम कानून बनाए गए हैं और जो रिवाज है, जो रवायतें हैं, वो ये कि माँ अपने बेटे के पास रहती है। एक बार जब पति का देहांत हो जाए तो वो अपने बेटे के पास रहती है। और कानूनन जो जायदाद में यानी खेत की खसरा खतौनी, ज़मीन के जायदाद के जो एंट्रीज रेवेन्यू रिकॉर्ड में हैं, वो किसी व्यक्ति के मरने के 14 दिन के भीतर ही उसका नामांतरण हो जाता है, सुओ मोटो हो जाता है। जो सूचना मिलती है, लेखपाल उसको वेरीफाई करके फौरन उसके रिकॉर्ड में जो उसके नॉमिनी होते हैं, जो उत्तराधिकारी होते हैं, उनका नाम चढ़ा दिया जाता है। पिता के मरने के बाद मृतका जगना देवी का नाम रिकॉर्ड्स में चढ़ गया, यानी वो पूरी प्रॉपर्टी की मालिक हो गई। ये नियमों के अनुसार था। और जब माँ, जिसके पति नहीं है और वो अपने बेटे के पास है, तो बेटे की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। ऐसा समाज में माना जाता है कि वो अपनी माँ का ध्यान रखे, विशेष ध्यान रखे और ख्याल रखे। जब वो सारी प्रॉपर्टी की मालकिन हो गई तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उसने 8 बीघे जमीन अपनी बेटी के नाम कर दी। 16 बीघे में से 8 बीघे, शायद ये समझ के कि मैं पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन हूँ, आधा मेरी बेटी को जाना चाहिए, आधा मेरे बेटे को जाना चाहिए। उसको तो उसने रजिस्ट्री कर दी, बैनामा कर दिया, लेकिन बेटे को कोई बैनामा या रजिस्ट्री नहीं की। शायद उसके मन में था कि इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे मरने के बाद ये सुओ मोटो ही, ये अपने आप ही उसका हिस्सा हो जाएगा। लेकिन उसके इस काम से, उसके इस कृत्य से बेटे को शंका हो गई कि अभी भी ज़मीन की मालकिन मेरी माँ है और वो मेरी बहन के यहाँ रह रही है। ऐसा न हो कि बाकी के 8 बीघे ज़मीन भी वो अपनी बेटी के नाम कर दें। किसी अदालत में मेरा कोई क्लेम नहीं बनेगा, क्योंकि आज भी वो उस प्रॉपर्टी की मालकिन है। ऐसी शंका मृतका के बेटे के मन में आ गई। इसी शंका के चलते उसने अपने बेटे को अपनी मां के पास भिजवा के बेटे की दादी यानी अपनी मां की हत्या करा दी, एक शंका के चलते। क्योंकि मृतका की बेटी यानी वादिनी मुकदमा
इसने अपने बयानों में कभी ये जिक्र नहीं किया। ये तो गांव वालों से पता लगा कि साहब ये 8 बीघे जो ज़मीन लिखी है, ये तहसील से ज़मीन लिखने के बाद सीधे बेटी के यहाँ आ गई थी। उसके बाद कभी अपने घर नहीं गई, न ही बेटा उनका यहाँ पर आया। बेटी ने कभी भी इस बात का जिक्र ऑफिशियली या अनऑफिशियली स्टेटमेंट में नहीं लिखाया कि मेरे भाई किस बात से नाराज़ थे। उसका ये कहना था कि उन्होंने कभी ये जिक्र नहीं किया कि तुम्हारे नाम बैनामा कर दिया तो मेरे नाम भी बैनामा ही क्यों नहीं कर दिया। ये बात कभी नहीं की थी उन्होंने। बाद में उसका जब उसको पता लगा कि मेरे भाई मेरे भतीजे ने मारा है तो उसने कहा भाई पहले अगर बता देते तो मैं अपनी माँ से परसू करके तुम्हारे नाम का भी बैनामा करा देती। क्या ज़रूरत थी उनको मारने की? इतनी ही तुमको सिक्योरिटी चाहिए थी कि जो उनके नाम है वो हमको बैनामा कर दें ताकि वो किसी और को न कर सकें। आज की घटना में इन तीनों की गलती थी। माँ की गलती ये थी कि जब वो बैनामा कर रही थी तो बेटी के साथ साथ बेटे का भी बैनामा कर देती। उसके दिमाग में कोई शंका का कीड़ा नहीं चलता। बेटी जब वो बेटी की रजिस्ट्री कर रही थी तो बेटी को विरोध करना चाहिए था कि आधा हिस्सा मेरे भाई का भी है, जब मुझे दे रही हो तो उसका भी हिस्सा बैनामा कर दो। उसने कतई ये बात कहीं पर इसका जिक्र भी नहीं किया। और बेटा, उसने सिर्फ इस शंका के आधार पर कि मेरी माँ फिर कहीं मेरी बहन को बाकी प्रॉपर्टी न लिख दे, न बैनामा कर दे, न रजिस्ट्री कर दे, इस शंका में उसने अपनी माँ की हत्या अपने बेटे से करा दी। तीनों की गलती है। अब सवाल यह है कि ये स्थिति आई क्यों कि एक बेटे को माँ की हत्या करवानी पड़ी, एक पोते को अपनी दादी की हत्या करनी पड़ी और एक बेटी को कारण का पता नहीं। ऐसी कौन सी परिस्थिति थी? शायद इसी तरह के रंजोगम पर मशहूर शायर बशीर बद्र साहब ने एक गजल लिखी है और आज की घटना पर यह गजल बहुत ही मौजू है। इस मुसलसल गजल में उसके जो चंद अशार हैं वही आज की घटना पर मेरा नजरिया भी है और मेरी टिप्पणी भी है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। जी बहुत चाहता है सच बोलें, क्या करें हौसला नहीं होता। अपना दिल भी टटोल कर देखो, फासला बेवजह नहीं होता। ये फासला बेटा और माँ के बीच क्यों हुआ, ये माँ बेटे ही बता सकते हैं। बेटे ने कभी जिक्र नहीं किया, माँ ने कभी बताया नहीं, लेकिन बेटे का साथ छोड़ के वो बेटी के साथ आई और उसको उतनी आधी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। बशीर बद्र साहब ने गज़ल हो सकता है दूसरे परिप्रेक्ष्य में लिखी हो, लेकिन आज की घटना में बहुत ही मौजू हैं ये जो इसके जितने अशार मैंने आपको बताए इस गज़ल के, बहुत बहुत मौजू हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। बेवफाई के प्रेमी प्रेमिका की नहीं होती, बेवफाई किसी के साथ हो सकती है। बेटे ने माँ से बेवफाई की, सेवा करने की जगह उसकी हत्या करा दी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसका इंतज़ार करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।